एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और ये एग्जाम आपके नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम होने वाला है, तो इस एग्जाम में सेलेक्ट होना तो बनता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स को आप किस तरह से 2 महीने में टैकल करके सिलेक्शन ले सकते हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी और सारे वो पॉइंट्स जिसके थ्रू आपको या तो सिलेक्शन मिलेगा या फिर कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज देखिए, हम स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं एक डिटेल्ड प्लान जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम को अचीव कर सकते हो, उसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो क्योंकि हम क्वांट्स की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं तो हम किसी भी और सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करेंगे। आपके लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए आपका जो पूरा सिलेबस है ना, वो आप इतना सारा एक बार में लेके चलते हो तो लगता है 2 महीने में काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन एक्चुअल में क्वांट्स बहुत ईजी है। प्रीलिम्स का आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले हम 2 चीज में कैटेगराइज करेंगे किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसे ब्रेक डाउन करके। देखो सबसे पहली चीज, आपने ना 80-20 का रूल सुना होगा। ठीक है, अगर आप कुछ प्रिपरेशन टाइप वीडियोस देखते हो, कुछ टिप्स और ट्रिक्स वाली, तो उसमें आपने 80-20 का रूल जरूर सुना होगा। तो देखो क्या होता है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 80% ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको सीखनी है सिर्फ अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, वो कभी एग्जाम में नहीं आती। 20% ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको अपना 80% टाइम लगाना है ताकि वो 20% आप चीजें सीख पाओ, और वही 20% ही सारा एग्जाम में आता है। तो हमें बस उसी के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना है और देखना है कि आप किस तरह से कौन से चैप्टर्स बढ़िया से करके टाइम को मैनेज करते हुए आप एग्जाम को क्लियर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो आपको फोकस करना है वो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे ही ध्यान देना है। डजंट मैटर कि आप एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आप न्यूबी हो, एकदम स्टार्टिंग से आप बिगिनर हो, एकदम कुछ नहीं करा है आपने, डजंट मैटर। सबसे पहला आपको जो चैप्टर पे ध्यान देना है, प्रायोरिटाइज करना है, वो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। इससे सीधा 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में। ठीक है, इसकी बात करें तो मैं आपको बता दूं, आपके पास एक क्वांट में प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन 35 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर तो लोगे इन क्वेश्चंस को, वहां दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि प्रीलिम्स लेवल में इजी क्वेश्चंस आते हैं। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी आपको स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने में। अगर आप स्पीड को बना के चलोगे तो आपकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं आप ओवरकम उसे आप निगलेक्ट करते रहोगे कहीं ना कहीं, और अगर आप एक्यूरेसी बना के रहोगे तो आप थोड़ा स्लो हो जाओगे। स्लो नहीं रहना है, तो इसके लिए आपको डेली सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को टाइम देना है। किस तरह से दोगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। ठीक है, तो 10 से 15 नंबर आपको सीधा अपने पॉकेट में रखना है क्योंकि बहुत इजी रहता है। नेक्स्ट चीज आपको करनी है नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज के आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम्स में। अभी मैंने सारी एनालिसिस, देखो ये मैं सारी चीजें बता रही हूँ, हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, एग्जाम पैटर्न, स्पेशली इस वाले ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं क्लरिकल लेवल, जो कि इस लेवल के एग्जाम्स हैं, उन सबको एनालाइज करके ही ये सारा डेटा कलेक्ट करा है। तो रेस्ट अश्योर्ड, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा एनालाइज करा हुआ डेटा है। तो भाई देखो 5 से 6 नंबर के नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं। कम से कम 2 नंबर का देखा गया है इस साल जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो 5 से 6 नंबर का हम लेके चलते हैं। अगर आप एवरेज लो तो 3 से 4 नंबर आपके नंबर सीरीज से पक्के हैं। और ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं ना, ये वो जो शिफ्ट थी वो काफी हार्ड शिफ्ट थी, टफ शिफ्ट थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, कभी भी अगर एग्जामिनर टफ बना देता है ना, मतलब सारी शिफ्ट इजी है और एक शिफ्ट कोई भी टफ है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन करते हैं मार्क्स का। मतलब जो हार्ड शिफ्ट वाला है उनके मार्क्स थोड़े से बढ़ा देंगे और जो इजी शिफ्ट वाला है उनके थोड़े से घटा देंगे, तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, बैलेंस आउट कर देते हैं वो मार्क्स को। नंबर सीरीज आप कर लोगे। नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलूंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने इस साल स्पेशली काफी ज्यादा फस मचाई हुई है। सारे बच्चे कंफ्यूज है, करना है नहीं करना है, क्या करें। देखो सुनो, मेरी बात सुनो, आपने आरआरबी का इस बार देखा जब सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई, सारे बच्चे बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड हो चुके थे कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हो भी रही है नहीं भी हो रही है। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, और जब एग्जाम हुआ बहुत सारे बच्चे काफी ज्यादा अपसेट थे, डिप्रेस थे कि भाई यही तो मेन पॉइंट था कि हम अपने अकॉर्डिंग कितना टाइम किस में लगा सकते थे, वो हमें डिसाइड करना था। अब वो भी एग्जाम वाले डिसाइड कर रहे हैं, तो वो उनके लिए काफी डिसएडवांटेजेस प्रूफ हुआ।
लेकिन अगर वो बच्चे ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड थे तो उन्हें इतना ज्यादा फील नहीं होगा। सेम चीज विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस बार क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन अगर झटके से उन्होंने डाल दिया तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, आप कहोगे तो मुझे ऑलरेडी आता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको चैप्टर क्यों ध्यान देना है, क्योंकि भाई देखो मैंने माना कि इस बार कोई क्वेश्चन नहीं है, देखो 2 नंबर तक के क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में भी इस साल भी, लेकिन वो बहुत कम शिफ्ट्स में आए, ज्यादातर शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए ही नहीं है, ठीक है। लेकिन करना क्यों है भाई, देखो वो तो मैंने बोला कि चांसेस हैं, पक्का थोड़ा ना आएगा कि नहीं आएगा, आप कर क्यों रहे हो। देखो मेन चीज सुनो, ये चैप्टर ना आपके मेंस में आता ही आता है, ठीक है, और मेंस में आप समझ नहीं सकते 6 नंबर तक के क्वेश्चंस इस बार आए हुए हैं, 6 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब एक एक क्वेश्चन करके 6 नंबर के 6 क्वेश्चन इस बार मेंस में आए हुए हैं। तो आपको ये प्रीलिम्स के लेवल से नहीं, मेंस के लेवल से भी प्रिपेयर करना है। अगर आपके बेसिक्स ही नहीं हुए तो मेंस का करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान देनी है भाई वो डीआई है। अब देखो डीआई का अगर मैं आपको रियलिटी चेक, यार देखो क्या होता है ना कि प्रीलिम्स में इतना ज्यादा डीआई नहीं आती है ऑनेस्टली, ठीक है। मतलब कभी 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 8 क्वेश्चन आते हैं, कभी 10 क्वेश्चन आते हैं, और रेयर चांसेस में 11 आ जाता है, वरना ऐसे नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको 2 सेट मिलते हैं, कभी कभी 1 सेट ही मिलता है डीआई का, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 3 क्वेश्चन होते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो डीआई आपको सिर्फ, देखो क्या होता है ना, डीआई अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर आपने डीआई कर रखी है पहले से आपको पता होगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो आपको सब पता है, ये सारी चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाय एनी चांस आप बिगिनर हो, ठीक है, तो डीआई के ना आपके सारे मार्क्स फ्री के होते हैं, डीआई के आपके मार्क्स फ्री के होते हैं प्रीलिम्स लेवल में स्पेशली। अब एसबीआई क्लर्क का है तो थोड़ा सा अच्छा लेवल आता है, इतना भी इजी नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा सही में फ्री के मिल रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएंगे। अब देखो डीआई में ना आरआरबी क्लर्क में स्लॉट 2 में तो भाई देखो 14 नंबर का आया था, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, रेयर चांस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, 14 नंबर की डीआई आई है आरआरबी क्लर्क के स्लॉट 2 में, ठीक है, और नॉर्मली 5 से 10 नंबर की डीआई आ जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीआई, 20 नंबर के क्वेश्चंस सीधा सीधा डीआई से बनते हैं। अब देखो क्या होता है ना, मैं आपके लिए स्पेशली स्ट्रैटेजी लाई हूँ प्रीलिम्स के लिए, लेकिन एक बात बताओ, सिर्फ आप प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेके रह जाओ, मेंस क्लियर ना कर पाओ, कैसी स्ट्रैटेजी, मैं नहीं मानती, ठीक है। अगर मैं आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी दे रही हूँ तो ऐसी की स्ट्रैटेजी में आपका मेंस का वो फाउंडेशन कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको मेंस में इतना ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा, यार ये भी नहीं आता मुझे, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया लेकिन मेंस में कैसे करूँ, ठीक है। तो ऐसा पहले से ऐसी प्रिपरेशन करके चलो ना कि भाई मुझे एग्जाम चाहिए, मुझे जॉब अपने हाथ में चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ से आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर आउट हो रही हैं, जैसे जैसे पूरी वीडियो आएगी ना एंड तक आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। अब ये जो चैप्टर्स है ना, इन्हें हम बोलते हैं सबको सपोर्टर्स, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि आपको सपोर्ट करेगा थ्रू आउट योर पॉइंट्स, ठीक है। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आपके बैकबोन की तरह काम करेंगे। अब ये चैप्टर, इनसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन रेयर आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ गए, इनसे कम आते हैं। लेकिन अगर आपने चैप्टर नहीं कर रहे हैं तो आप क्वांट्स में नहीं ले सकते अच्छे मार्क्स, ठीक है। सबसे पहली चीज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, रेशियो प्रपोर्शन, ये सारे। अब जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन है, सपोज मैंने बोला फर्स्ट ले लो, एवरेज ले लो, ठीक है, एवरेज ले लो, परसेंटेज ले लो, कोई सा भी ले लो, इन चारों चैप्टर से सबसे पहले तो आपकी डीआई बनेगी। अगर आपको ये सारे चैप्टर नहीं आते हैं तो आप डीआई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर्स को आपकी बैकबोन की तरह लेके चलना है, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और क्या होता है ना, ये सारे चैप्टर क्योंकि बेसिक का काम करते हैं तो इनमें बहुत जल्दी कोई भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। मैं अभी आपको एक ही ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस से 5 क्वेश्चन बना के दे सकते हो और सबका सोल्यूशन अलग होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज को कहीं ना कहीं एक वर्ड घुमा देंगे और आप वहां पे सेम सोल्यूशन करते रहोगे, लेकिन पता चलेगा इसके तो 5 अलग अलग आंसर्स हैं। क्यों? वही तो छोटी सी चीज है जिस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो, तो यहां से आपको ये सब्जेक्ट है जो कि ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो कि आपको विक्ट्री दिलाएंगे, और ये आपके बेसिक सपोर्टर्स हैं जिनके बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते, ठीक है। हमने कैटेगराइज कर लिया, अब करेंगे किस तरह से वो भी बताएंगे। तो इससे पहले देखो, ये है आपका ओवरऑल सिलेबस, यहाँ से आपका डन हो जाएगा। मैंने आपको ऑलमोस्ट सिलेबस लिखवा दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट चीजें हमारी डन है, लेकिन ये वो चैप्टर से यहाँ से आता है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। मैं आपको नजर पहले सिंपली चीजें बता देती हूँ। जो आपका
आपका जो स्पीड मैथ्स होता है ना, हम ना बेसिकली आपके एग्जाम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस भी देने वाली हूँ, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं। मैं आपको कंटेंट की क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक। तो भाई सबसे पहले आता है आपका स्पीड मैथ्स, फिर आता है आपका DI, और फिर आता है आपका अरिथमेटिक। ये मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग पैटर्न नहीं बता रही हूँ, मतलब एग्जाम में ऐसे लाइन वाइज नहीं होता है। एग्जाम में ज्यादातर पहले स्पीड मैथ्स होता है या फिर पहले अरिथमेटिक होता है, डिपेंड्स यार, चेंज होता रहता है। अब उस चीज को तो नोटिस नहीं करने बैठेंगे हम लोग, मेन चीज पे ध्यान दो। देखो स्पीड मैथ्स आती है 15 से 20 नंबर की, DI आती है 5 से 10 नंबर की। मैं यूजुअल बता रही हूँ, इस तरह से चलता है पैटर्न, ठीक है। और अरिथमेटिक आपका बच्चा, मैंने बोला 15 ये ले लो ये ले लो, तो ये 10 से 15 नंबर के बीच में आती है। वैसे 10 के अराउंड घूमती है, 10 से कम भी चली जाती है, 10 से ज्यादा भी चली जाती है अरिथमेटिक, ठीक है। तो हमने जो पहले कवर करे, हमने स्पीड मैथ्स, इससे पहले वाला जो मैंने आपको पहले वाला पेपर पहले वाली स्लाइड दिखाई थी, उसमें हमने स्पीड मैथ्स पूरा कवर कर लिया था, ठीक है। और हमने DI पूरी कवर कर ली थी, और उसमें क्योंकि सपोर्टर्स थे तो पूरी तरह कवर्ड थे। और अरिथमेटिक के हमने 4 मेन चैप्टर कवर कर लिए थे, ठीक है। कौन कौन से आपको पहले करना है, उन चीजों को आपको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देने के बाद ये वो हमारा प्यारा सेक्शन है। आपको पता है नॉर्मली बच्चों को ना, मैं नोटिस करती हूँ बच्चों को अरिथमेटिक इतनी पसंद ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन सच बताऊं, अरिथमेटिक इतने प्यारे प्यारे चैप्टर्स है ना अरिथमेटिक के, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो सारे चैप्टर्स। लेकिन आपको थोड़े से प्यार से, थोड़ा सा ध्यान से, अटेंटिव होके पढ़ना होता है, ठीक है। अगर आप वो कर सकते हो तो अरिथमेटिक बहुत इजी है, ठीक है। और वो किस तरह से पढ़नी है, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे वन शॉट्स लाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। देखो जी, अब क्या होता है ना, ये सारा सिलेबस है, लेकिन अगर आप इसे PDF में देखोगे किसी वेबसाइट में वर्सेस यहाँ देखोगे तो आपको ये वाला छोटा लगेगा। डिपेंड्स कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। देखो जी, जब आप एजेस करोगे ना, एजेस आपको करना है हमेशा एवरेजेस के साथ। मैंने आपको एवरेजेस से पहले सपोर्टर्स वाले में दिखाया था, उसे और इसे साथ लेके चलोगे, कैसे लेके चलोगे बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों से मिला के क्वेश्चन आ जाते हैं और दोनों का कंसेप्ट काफी ज्यादा सिमिलर है, तो आपको फेमिलियर फील होगा, 2 चैप्टर आपके एक साथ निपट जाएंगे। थैंक मी लेटर अबाउट इट। नेक्स्ट क्या होता है कि भाई SI और CI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब हमेशा ही, ज्यादातर, मोस्टली एक साथ ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको एक साथ ही करना है। टाइम, वर्क, पाइप सिस्टम, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं, इनका भी सेम ही कंसेप्ट है, और इसका तो मैं आपको आई थिंक वीडियो दे चुकी हूँ, ठीक है। तो ये तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। और ये वो चैप्टर है जिसका आप जब करोगे ना तो आपको लगेगा भाई करते चले जाओ करते चले जाओ, बहुत प्यारा चैप्टर है। लेकिन जब एग्जाम में मिलता है ना तो बच्चों की बाट लग जाती है, भाई ये क्या आ रहा है, ये तो मैंने करा ही नहीं, मतलब करा करा लगेगा लेकिन वो आएगा नहीं। ऐसा बहुत बार होता है, मोस्टली बच्चों के साथ होता है। तो वो ना कुछ घुमा के देते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। I mean, इस वीडियो में नहीं, बाद के वीडियोस में। नेक्स्ट आता है बोट स्ट्रीम और टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसका भी सेम कंसेप्ट होता है, साथ में करना है। पार्टनरशिप बड़ा प्यारा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आपको आई गेस आता होगा ये चीज, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो भाई अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली वो चैप्टर्स हैं जो कि बच्चे छोड़ देते हैं। पार्टनरशिप की भाई इजी है, इसका क्या ही करूं मैं, ठीक है। ये तो भाई क्या है ना, इसमें कहीं ना कहीं 11th-12th वाली चीज आ जाती है, जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं ना मैथ्स में। जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं होता वो उन्हें छोड़ देते, क्या करना है इसका, बहुत प्यारा चैप्टर, इस पे वन शॉट आएगा। नेक्स्ट चीज मिक्सचर एलिगेशन, ये भी बहुत प्यारा चैप्टर है। ये अब पता है, ये जो चैप्टर है इनमें आपको लिटरली फ्री के मार्क्स मिलते हैं, इसमें ज्यादा कभी स्ट्रेस डालता है इन एग्जामिनर, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चे की छोड़ते हैं कि भाई यहाँ से 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, क्या छोड़ो, और जरूरी नहीं कि 1-2 नंबर के आए भी। हाँ ऑनेस्टली जरूरी नहीं है कि यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आए हर चैप्टर से, कभी किसी का आ गया, कभी किसी का आया, कभी किसी का नहीं आया, ऐसा चलता है। लेकिन अगर आपको फ्री के 1-2 नंबर मिल रहा है तो गुस्सा, मतलब कोई प्रॉब्लम थोड़ा है भाई, ले लो, फ्री के मार्क्स है ना। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ, स्मार्ट स्टडी। अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करके रखना है कि भाई फ्री के मार्क्स ले लो, क्या दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत। चलो, तो अब आई गेस सिलेबस आपने सारा देख लिया, और आपने देख लिया होगा कौन से चैप्टर को किस तरह से करना है। अब आई होप कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप एक अलग सी जगह में है, कॉर्नर में है, जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, राइट। आपके पास एक पेन, एक नोटबुक होगी, आपको ये सारी चीजें, आपको किस ये देखो, ये चीजें मैंने आपको बताई कि मेरे अकॉर्डिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए। आपने भी कुछ ना कुछ एनालाइज करा हो कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हो जाएगी, मुझे इतना आता है, मुझे ये चीज पसंद है, ये चीज नहीं पसंद है। अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो कौन से चैप्टर्स आपको पहले करना है, पूरा सिलेबस मेंशन करो, कौन से चैप्टर आपको पहले करना है, कौन से चैप्टर आपको बाद में करना है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है, ये चीज आप मेंशन करो।
आप और पेंसिल से लिखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भाई आप वो चीज लिखोगे ना तो आपको कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा उससे, ठीक है। तो अच्छा देखिए, अब आज, क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आज है 3 अक्टूबर, ठीक है। अब ये जो आपको वीडियो मिलेगी मे बी कल परसों 4th 5th 6th करीब करीब, या अगर आप बाद में देखोगे तो हो सकता है और लेट देख लो, आई डू नॉट नो, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये मिशन कंप्लीट करने के लिए ये जो हम सारी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हमारे पास टोटल 60 दिन है। मैंने आपको बोला कि जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स। अब देखो, नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी वैकेंसी आ रही है, मुझे सिर्फ, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बता सकती हूँ कि भाई जनवरी में आएगा, ये चीज है, ठीक है। अब हो सकता है जनवरी की स्टार्टिंग में आ जाए, फर्स्ट वीक में, हो सकता है सेकेंड वीक में हो, थर्ड में हो, लास्ट में हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि भाई एक्सपेक्ट अपनी जो दिमाग में बैठा कर रखो कि भाई फर्स्ट या सेकेंड वीक में बैठा कर रखो कि भाई सेकेंड वीक में मेरा एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। देखो उससे जल्दी क्या ही करेगा, हो सकता है ना। और अगर उसके बाद करेगा तो आपके पास रिवीजन के लिए कुछ टाइम रहेगा, ठीक है। आप सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो उस टाइम पे। तो सेकेंड वीक लेके चलो कि भाई सेकेंड वीक में एग्जाम है मेरा, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। तो भाई देखो, रजिस्ट्रेशन आपका नवंबर में हो जाएगा, एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के लास्ट वीक में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में एग्जाम हो जाना चाहिए, और एग्जाम जैन में होगा। अब मैं आपको रफ एस्टिमेट मैंने बता दिया है, जैन में होगा, स्टार्टिंग में एंड में कहीं भी हो सकता है। जहां तक है फर्स्ट वीक ऑफ जैन मुश्किल ही होगा, ठीक है। अब आते हैं फाइनली आपके ब्रेकआउट पर। आपको कितना टाइम देना है, किस तरह से टाइम देना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अर्ली बर्ड की तरह पढ़ना है या नाइट आउल की तरह पढ़ना है। ये चीज आपको डिसाइड करनी है। जो भी चीज आप डिसाइड कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अच्छा, हो सकता है इस पे वीडियो आए, ठीक है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलोगे इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो डालने के लिए, तो मैं वो पक्का लेके आऊंगी, लेकिन यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कि मुझे इस चीज पे वीडियो चाहिए, ये वाला टॉपिक। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, इन क्वांट्स, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, किधर दिक्कत आ रही है, मार्क्स नहीं आ रहा है, जो भी चीज आपको लगता है कि आई कैन हेल्प यू विद, यू नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। देखो जी, अब आप स्ट्रैटेजी पे आ रहे हो, स्ट्रैटेजी पे आपको कितने घंटे देने, किस तरह से पढ़ना है, उसके लिए आपको क्या डिसाइड करना है। पहली चीज कि भाई आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल हो। अर्ली बर्ड अगर हो मतलब आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो, अगर वो आप पढ़ पाते हो, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब मतलब 9th में थी, आई गेस 9th तक मैंने सुबह उठ के पढ़ा है, कि मतलब एग्जाम से पहले सुबह उठो पढ़ो बढ़िया, ठीक है। लेकिन 10th में आते आते फिर मुझे लगा कि नहीं, नाइट आउल बेटर है, तो मैं रात को लेट तक पढ़ती थी। लेकिन अब रिसेंटली मैं रियलाइज कर रही हूँ कि रात को इतना अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाती है जितनी सुबह अच्छे से हो पाती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू मेक इट क्लियर टू योर सेल्फ कि आप कौन से टाइम पे बेटर वे में पढ़ पा रहे हो। हर एक इंसान का स्केड्यूल अलग है, उनका बॉडी टाइप अलग होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो आपको देखना है आप किस टाइम पे अच्छे से पढ़ पा रहे हो, सुबह या फिर रात को। ये मत सोचो कि भाई मैं पूरे दिन में पढ़ लूंगा, क्योंकि ना ऑनेस्टली अगर आप सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक पढ़ रहे हो, उसमें इतनी तगड़ी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है जितनी तगड़ी अगर आप सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो। 3 बजे अगर नहीं उठ पा रहे हो, 4 बजे आई थिंक काफी अच्छा है 4 बजे उठ के पढ़ना, ठीक है। और बाकी टिप्स मैं आपको बाद में दूंगी, अभी इतनी नहीं, ठीक है। देखो क्या है, देखिए आपको उठना किसी भी टाइम है, डजेंट मैटर। आपको ध्यान किस चीज पे देना है बेसिकली। देखिए टाइम वाइज मैं आपको टाइम टेबल्स में नहीं दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो मैं दूं कमेंट्स, ठीक है। देखिए अभी क्या है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना यहाँ पे, देखिए ये आपके पास ब्रेकआउट है, इस तरह से आपको टाइम देना है। किस कौन से टॉपिक को किस तरह से देना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो ब्रेकआउट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये ब्रेकआउट सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको स्पीड और एक्यूरेसी साथ में लेके चलनी है। अगर आप अलग अलग लेके चलोगे, आपके पास 6 महीने हैं तो करते रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन 6 महीने नहीं है, इस बार चाहिए सिलेक्शन, तो देखो क्या करना है। सबसे पहला 15 मिनट का आपको देना है। देखो ब्रेकआउट होगा 15 मिनट, 1 घंटा और 2 घंटे, टोटल टाइम आपको ये जो दे रहे हो वो है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। अब ये ना टाइम मैंने काफी कम रखा है अगर आप ध्यान से सोचो, क्योंकि अगर एक एवरेज बच्चा है वो 10 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। देखो क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकती आप 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो,
मैं कौन से बच्चों के लिए बात करूँ जो एकदम बिगिनर है और वो इस वाले एग्जाम को निकालना चाह रहे हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत चीजें आती हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजें नहीं आती हैं, तो बच्चे आप 5 घंटे पढ़ के नहीं निकाल सकते इस एग्जाम को, ठीक है, क्योंकि SBI क्लर्क है, RRB क्लर्क होता तो मैं बोल सकती थी एक बार कि आप कर सकते हो, ठीक है। देखो 3.25 घंटे आई गेस इतना मुश्किल नहीं होगा, आप निकाल लोगे अपने दिन के स्केड्यूल में। अब ये उनके लिए है जो कि हो सकता है वर्किंग हो, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, फुल टाइम जॉब्स वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे हो देन अमेजिंग, बस थोड़ा सा ना मोटिवेटेड रहो, थोड़ा सा अपने अंदर से कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। देखो जी, सबसे पहली चीज मैंने बोला 15 मिनट आपको किस चीज को देनी है। 15 मिनट आपको सुबह सुबह, डजंट मैटर आप किस टाइम उठ रहे हो, ठीक है, सुबह सुबह उठो, मुंह धो, मुंह हाथ धो, पानी पियो, 1 गिलास पानी पियो, ठीक है। और पानी पीते के साथ आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है। सबसे पहले रिवाइज करना है मैथ्स। क्या रिवाइज करना है आपको, करना है टेबल्स। अगर आपको नहीं आते हैं, टेबल्स पसंद नहीं है, तो भाई 2 से लेके 20 तक करो, और अगर आपको 20 तक आते हैं तो भाई 25 से 30 तक, 25 तक कर लो, बढ़िया रहोगे, एकदम बढ़िया, ठीक है। टेबल्स के साथ साथ आपको करने हैं स्क्वायर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 30 तक करो और फिर बढ़ाते बढ़ाते आप 40 तक ले जाओ, तो 30 से 40 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको क्यूब्स, क्यूब्स याद करने हैं 1 से लेके, देखो 10 तक तो कंपलसरी है, 10 तक नहीं रहोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में क्यूब स्क्वायर्स तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, तो 10 तक तो करने हैं, और बढ़ाते बढ़ाते आप इसे 20 तक ले जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। 20 के आगे देखो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, आपको याद करो ही करो, श्रद्धा है आपकी, और करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फायदा या नुकसान तो कोई है नहीं। तो स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स ये आपको सुबह रिवाइज करनी है, ठीक है, कर लोगे, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। और जैसे आप ये नहीं करनी मैं पढ़ रही हूँ, बोल रही हूँ, कैसे है, आ जा तो रहा है, कुछ क्या जा रहा है पता नहीं, कुछ तो जा रहा है दिमाग में, ऐसा नहीं, ठीक है। अपने आप से बच्चा, मैंने सपोज 2 दिन पढ़ा और तीसरे दिन मैं ऐसे हाथ रख के चेक कर रही हूँ कि अच्छा 10 का 100 है, वो 15 का 225 है, अच्छा 19 का 361 है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस देखूंगी, खुद के दिमाग में बोलती जाऊंगी अरे यार इसका क्या था, ठीक है, 35 को क्या था, अच्छा 1225 है, तो मैं वो चीज दिमाग में मुझे अपने आप से सुननी है, सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ लिया दूर दूर से, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड में रहना भी जरूरी है, ठीक है। तो गैस 15 मिनट वाला क्लियर है। नेक्स्ट मैंने बोला 1 घंटे का आपको स्पीड मैथ्स को देना है, 1 घंटा डेली स्पीड मैथ्स को देना है। अब स्पीड मैथ्स में कौन कौन से आते हैं भाई, नंबर सीरीज आ गए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट चीज आपके पास नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देनी है, और 1 घंटा डेली दोगे ना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया 15 से 20 नंबर का आता है 35 में से। नेक्स्ट चीज आपको 2 घंटे देना है, वो आपको स्टार्ट करनी है सपोर्टर से। 4 बताए थे चैप्टर, एवरेजेस बताया था, परसेंटेज बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, और कौन सा बताया मैंने, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, ठीक है। 4 चैप्टर आपको पता है, तो 2 घंटे आपको देने हैं सपोर्टर्स को, जब स्टार्ट करोगे तब, और जैसे ही आपके सपोर्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको वापस से किस पे जंप करना है, अरिथमेटिक के सारे सेक्शन पे, जैसे ऊपर से लिखा था नंबर वाइज वैसे ही चलना है। और जैसे ही आपने एवरेजेस, मैंने आपको बोला था कि आपको एजेस के साथ करना है, तो एवरेजेस और एजेस अगर आप एक साथ लेके नहीं चल पा रहे हो, इट्स ऑल राइट, पहले आप एवरेजेस को अकेले ही करोगे सपोर्टर्स के टाइम में, और जब आपका एवरेजेस कंप्लीट हो जाएगा तो तब आप एवरेजेस और एजेस के क्वेश्चन मिक्स कर करके, जब एजेस का लिखा हुआ था मैंने आपको याद है, आपको समझ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना, अगर देखो एवरेजेस आपने पहले कंप्लीट कर लिया जब आपने सपोर्टर्स कंप्लीट करे, नेक्स्ट फिर आप अरिथमेटिक के सेक्शन पे गए, इस वाले टाइमिंग स्लॉट में, उस वाले में तो स्पीड मैथ्स और सिंप्लीफिकेशन सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। जब आप सपोर्टर्स का आपने कंप्लीट कर लिया सारा, ठीक है, उसके बाद आप किस पे गए, उसके बाद आप गए सारे अरिथमेटिक के सेक्शन पे, तो आपने एजेस और एवरेजेस दोबारा करना है एक साथ कंबाइन करके, ठीक है। अगर आप एजेस अकेले करना चाहते हो नोट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो आई गेस ये वाली चीज आपको समझ आ गई, किस तरह से आपको ब्रेकआउट करना है, किस तरह से आपको सेशन में ये रखना है, क्योंकि दिमाग में रहना आपके जरूरी है। अब आगे की चीजें देखते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, इन सारी चीजों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, ठीक है, ठीक है। आपके पास टोटल 8 वीक्स हैं, तो हमने इसे स्टेजेस में डिवाइड करने वाले हैं, कितनी स्टेज के अकॉर्डिंग आप इसे करोगे। स्टेज 1 क्या है कि भाई आपको सबसे पहला, तो आपके पास सबसे पहली स्टेज मतलब फर्स्ट मंथ, जो कि ये चल रहा है अभी नवंबर में आपको ये सारी चीजें करनी है, आपके लिए ब्रेकआउट है।
तो स्टेज 1 आपका बिगिनर न्यूबी स्टेज है कि भाई धीरे धीरे करके आदत डालनी है, पढ़ना है, स्टार्ट करना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगी पर आप कर लोगे, ठीक है। तो स्टेज 1 में आपको क्या करनी है भाई, सबसे पहला वीक, ये वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 वीक के अकॉर्डिंग मैंने आपको अरेंज करा है इसमें। देखिए सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कब करोगे, उस 1 घंटे में। टाइम आपको फिक्स रखना है कि भाई मुझे सुबह 8 से 9 पढ़ना है या दोपहर में 2 से 3 पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नींद आती है, मुझे कुछ अच्छा चाहिए पढ़ने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन लो, बच्चों का खेल है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मतलब लिटरली आप 10-10 सेकंड में उड़ा सकते हो क्वेश्चन, इतने प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जब आप प्रैक्टिस करते हो तब उड़ा पाओगे, स्टार्टिंग में नहीं। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपको 1 घंटे में लेना है उसमें, ठीक है। और बाकी जो 2 घंटे बचेंगे उसमें आपको परसेंटेजेस के क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश करो कि जितना जल्दी निपटे उतनी जल्दी निपटाओ, और अगर आपके पास फिर टाइम बच रहा है तो उससे आप अपना टाइमर लगा के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। कंसेप्ट आ चुका है, क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाओ एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये 2 घंटे आपको देना है, 1 घंटा इसे देना है। ये आपका एक फर्स्ट वीक का टाइम टेबल रहेगा। फर्स्ट वीक में आपको परसेंटेजेस और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के इस तरह से क्वेश्चन कर डालने हैं कि अच्छा सा नोट्स भी बनाने हैं उसमें, मतलब ये कि अगर आप बाद में देखो तो आपको समझ आ जाए, ये नहीं कि आप बाद में देख रहे हो यार लिखा तो था पर लिखा क्या था वो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको नंबर सीरीज करना है सेकंड वीक में, ठीक है। फर्स्ट वीक का आपका हो गया, सेकंड वीक में आपको नंबर सीरीज और रेशियो पे ध्यान देना है। इसके भी फिर से उसी तरह से 1 घंटे में नंबर सीरीज और दूसरे घंटे में रेशियो प्रोपोर्शन। अब जैसे आपका 2 वीक का कंप्लीट हुआ ना, 2 वीक के एंड में जैसे जैसे आप करते हो, अब देखो ये मैंने ना आपको बहुत लंबा टाइम दिया है, बहुत लंबा स्पैन टाइम है, क्योंकि इतना नहीं मिलता है। अगर आप इसे 5 दिन में परसेंटेज को कंप्लीट कर रहे हो अच्छी बात है, क्योंकि 2 घंटे बहुत होते हैं, 5 दिन में 10 घंटे हो जाते हैं। 10 घंटे में आप एक चैप्टर नहीं कर सकते, कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, वन शॉट यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें आपको अवेलेबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लास्ट वाले आपको जो वीकेंड्स मिलेंगे, आपको सेकेंड वीक के वीकेंड्स में आपको देने हैं मॉक्स, ठीक है। प्रॉपर मॉक्स नहीं देना है, फुल लेंथ मॉक्स नहीं देना है। आप चैप्टर खोल लो, यूट्यूब बोलो, गूगल पे डालो, ठीक है, कि भाई मुझे रेशियो प्रोपोर्शन का मुझे मॉक टेस्ट चाहिए, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब सिर्फ चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं बड़े प्यार से, तो आप, और वो फ्री में मिलते हैं, स्टार्टिंग के फ्री में मिल जाते हैं 2-3 मॉक टेस्ट। तो आप वो देखे ना आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से मुझे करना है, कर लोगे आप, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक पीक लेनी है कि भाई किस तरह से क्विक पीक कि किस तरह से एक्चुअल में आते हैं क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एवरेजेस करोगे 3rd वीक में। 4th वीक में आप प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान दोगे। अब आपने ध्यान दिया कि भाई सारी चीजें तो कंप्लीट है हमारी, तो 4th वीक में आपको मॉक देने हैं, क्योंकि 4th वीक तक आपका सारा, देखो स्पीड मैथ सारी खत्म है, सपोर्टर्स आपका सारा खत्म है। 1 महीने में आपने अपनी स्पीड मैथ्स और अपने सपोर्टर्स दोनों खत्म कर दिए। अगले 1 महीने में आप किस चीज पे फोकस करोगे, सिर्फ अपनी अरिथमेटिक पर, ठीक है। देखो आप जब कर रहे हो तो आपको लग रहा है एक हफ्ते में सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज निपटाना कोई इतना मुश्किल काम है क्या, जिसमें कि आपको 1 घंटा 2 घंटे का ब्रेकडाउन मिल रहा है। करोगे तो हो जाएगा, अब खुद नहीं करोगे तो कोई और नहीं कर सकता ना आपके लिए, लेकिन आप करोगे तो आप कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। कर सकते हो ना, कर सकते हो। देखो अब देखो 4th वीक में आपको करना, आपको DI देना स्टार्ट करना है। क्यों? कोशिश करो पहले थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि भाई करते कैसे हैं एक्चुअली, ये नहीं कि खुद से करने बैठे भाई नहीं मुझे खुद ही करना है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो खुद करोगे, अगर आप न्यूबी हो तो पहले थोड़ी सी वीडियोस देखो कि एक्चुअल में DI अटेम्प्ट कैसे करते हो, और उसके बाद मॉक देना स्टार्ट करो। तो यहाँ से आपका फर्स्ट 4 वीक्स में आपका सारा स्पीड मैथ्स खत्म है, आपके सपोर्टर्स खत्म है, और आपका DI की अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है। और ये मैंने किस के अकॉर्डिंग बोला, मैंने बोला कि अगर आप एकदम न्यूबी हो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो मैं कहूंगी कि आप ये सारे चैप्टर्स तो इसी तरह से करोगे, लेकिन साथ साथ में कोशिश करो डेली एक आधे घंटे का 45 मिनट का मॉक देने का, ठीक है। 30 मिनट अपना लगाओ मॉक में, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि भाई नहीं मुझे पूरा पूरा मॉक मिल रहा है, सेक्शनल टाइमिंग के अकॉर्डिंग जैसे भी आप अपना टाइम मैनेज करते हो, 30 मिनट आप डेली मॉक को दो, ठीक है। आपके बहुत इनसेन आपको बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको खुद दिखने लग जाएगा, ठीक है। होप एवरीथिंग इज क्लियर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप इसे नोटबुक में लिखो खुद से, उससे अलग फील आता है। ठीक है, अब आपको फर्स्ट वीक में देखिए, अब आपने फर्स्ट मंथ में अपनी सारी चीजें बढ़िया से तरीके से कर ली हैं। अगर आप फर्स्ट मंथ को अच्छे से कर लेते हो, सेकंड मंथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कंपैरेटिवली काफी कम दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट मंथ में कमजोर पड़ जाते हो, क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ये कर लेता है, थोड़ा सा वो कर लेता है, फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। और एक चीज सुनो, 2 महीने में अगर आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम निकाल लेते हो, आपके साथ साथ दूसरे लोग जिन्होंने आप में बिलीव कर रखा है, जो कि आपके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, उनका आप में फेथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उनके लिए भी तो कर रहे हो आप, उन्हें भी तो खुशी होगी जब आप एक एग्जाम क्लियर करोगे, बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो देखो 8 वीक है आपके पास। ठीक है, 8 वीक में से आपने स्टेज 2 पे आ गए, मतलब सेकंड मंथ पे आ गए हो। सेकंड मंथ में आपको क्या स्टार्ट करना है भाई, आपको प्रॉपर मॉक्स देने हैं। मैंने आपको बोला लास्ट वीक में आपको मॉक्स स्टार्ट करने हैं, आपको प्रॉपर मॉक्स देना है। प्रॉपर मॉक्स मतलब जिसमें आपका फुल सिलेबस आता है। मैंने क्या बोला, आपने अरिथमेटिक तो कंप्लीट करी नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक के अलावा तो सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। मॉक्स देना स्टार्ट करो, आपको समझ आएगा अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको जरूरत ही नहीं है चैप्टर पढ़ने की। अगर आपके बेसिक थोड़े बहुत आते हैं ना, आपने 9 मतलब 8 9 10 थोड़ी ठीक से पढ़ रखी है मैथ से, तो आपको खुद कर लोगे। लेकिन यार मैंने नहीं करी, मैं क्या करूं ना, बहुत सारे बच्चों को भाई मैंने नहीं करी ना, मैं क्या करूं। तो आप चैप्टर पढ़ो ना, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको आइडिया मिल जाएगा, आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो, प्रॉपर मॉक्स है, प्रॉपर मॉक्स देने हैं। अच्छा, अब जो बाकी के टॉपिक बचे हैं, हमारे तकरीबन 10 से 11 टॉपिक बच रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है कि यार नहीं है, तो मतलब जो मैंने स्पेशली लास्ट 4 टॉपिक बताया, जिसमें से कि एक ना मेंसुरेशन है, अगर आप उसमें देखोगे उसमें सारे कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, ईजी ही होता है। अब उसमें आपको फॉर्मूले रटने हैं, वैल्यूज रखनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को उसमें प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे फॉर्मूलाज नहीं रटे जाते, नहीं होता है, मैथ समझने का सब्जेक्ट है, आप रटवा क्यों रहे हो, राइट, नहीं होता है। ठीक है, मुझे भी नहीं होता था, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो याद हो जाते हैं, फीड हो जाता है मेमोरी में। दूसरी चीज, बच्चों को होता है कि यार मुझे पाई वाई से और हाइट अलग निकालो और इनकी स्लैंट हाइट अलग निकालो, दिक्कत होती है, ये सारी चीजें नहीं पसंद। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहो तो उनमें से 1-2 चैप्टर स्किप कर सकते हो, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी जो चैप्टर आप कर रहे हो वो आपको 100% करने हैं, अच्छे से अपनी एक्यूरेसी के साथ, कि भाई इस चैप्टर से ना तुम मेरे से कुछ भी पूछ लो मैं कर दूंगी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, जो 10 अरिथमेटिक के टॉपिक बचे हैं, आपके पास 30 दिन है। ठीक है, 30 31। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर 11 टॉपिक्स बचे हैं हमारे और हमारे पास 30 दिन है, तो एक टॉपिक छोड़ दो, नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट वाला मत छोड़ना, लैंड के 4 चैप्टर बताए थे उसमें से छोड़ना। ठीक है, तो जो 3 डेज देने हैं पर टॉपिक, आपको एवरेजेस, जैसे मैंने बोला एजेस 3 दिन दो उसमें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो तो आप मैनेज कर लो। ठीक है, और हो सकता है आपके पास टाइम में से ज्यादा मिले। और नेक्स्ट आपको मॉक्स देने हैं भाई, डेली मॉक देना है आपको, मॉक से पीछे नहीं हटना, मॉक डेली देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मॉक के बिना ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अपनी बेस्ट पार्ट की तरफ। देखो क्या है ना, हम एसबीआई बनने वाले हैं। ठीक है, और एसबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, एसबीआई में काम करना की कंपटीशन बहुत है और सैलरी बहुत तगड़ी है। ठीक है, सैलरी की बात अगर हम करें, चलो सैलरी से पहले जरा दूसरी चीजों पर ध्यान देते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले एक्चुअली बात करने वाले हैं। देखो जी, अगर मैं बात करूं, हाँ, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं मेरे पास, लेकिन उनसे पहले चलो आपको बेसिक चीजें बता देते हैं। अगर आप एसबीआई क्लर्क बनना चाहते हो, ठीक है, तो क्लर्क की सैलरी ना, आपको मिनिमम सैलरी जो मिलेगी वो मिलने वाली है 42,000 पर मंथ। ठीक है, और ये मैंने न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी बताई है। अब आप सोच लो कि आप 42,000 में क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपकी टू डू लिस्ट में है जो कि आप कंप्लीट करने वाले हो फर्स्ट मंथ के अंदर, कि भाई मम्मी को ये चीज दिलानी है, पापा को ये चीज दिलानी है, उधर घूमने जाना है, फ्रेंड्स के साथ इधर जाना है, जो भी चीज है आपकी। ठीक है, अपने लिए क्या क्या चीजें खरीदनी है आपको। 42,000 आपकी बेसिक सैलरी नहीं है, 42,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी डिडक्शंस के बाद। अब इन डिडक्शंस में मैं बात कर रही हूँ आपकी जो आपकी पेंशन वाली होती है, एनपीएस कट जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आप कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेस्ड हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज मतलब जैसे आपकी कोलकाता हो गया, आपकी न्यू दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, ठीक है, ऐसी जगहों पे अगर आप सिचुएटेड हो तो आपको 50,000 तक सैलरी मिल जाती है बड़े प्यार से। ठीक है, और एचआर आपको बहुत तगड़ा मिलता है।
बहुत तगड़ा। लेकिन वो है ना कि एचआर आपको मिल रहा है और फिर आप वो रेंट में ही तो दोगे आगे, वो भी तो आपको कहीं ना कहीं देखना होता है। ठीक है, तो 50 के आपको बड़े प्यार से मिल जाती है। सैलरी की अगर बात करें, लेकिन यहाँ ना सिर्फ सैलरी ही नहीं है, यहाँ को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे अगर मुझे सेकंड चीज बहुत अच्छी लगती है, जो कि इसके ना पर्क्स और अलाउंसेस बहुत अच्छे लगते हैं यार। ठीक है, आपको जो एसबीआई पर्क्स देता है वो शायद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे से नहीं देती है। जैसे कि आपको कितने कितने मतलब ऐसी चीजों के लिए पर्क्स मिलेगा आपको, ये देखो, आपको ना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। सोचो, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है कि तुम लोग बोर हो गए होगे, जॉब करने के बाद जाओ थोड़ा एंटरटेन हो के आओ, इसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है। आपको बुक्स अलाउंस मिल रहा है। सोचो अगर आप बुक वॉर्म हो, आपको कितना पसंद आएगा ये अलाउंस। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आपको ये मिलता है। नेक्स्ट चीज ना, आप छोटे छोटे अलाउंस मिलता है। जैसे कि आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, आपको हर आई गेस 2 साल में आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है। आपको स्पेक्टिकल अलाउंस मिलता है। अगर आप चश्मा लगाते हो, आप बिल दिखाओगे और उनसे अमाउंट क्लेम करो कि भाई मैंने चश्मा बनवाया नया, दो पैसा निकालो। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे अलाउंस मिलता है। ठीक है, मतलब आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। अब पर्सनल अलाउंस आपके पास वीडियो आ जाएगी, आप वो देख सकते हो, वो छोड़ो। नेक्स्ट चीज, आपको ना मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं। अब ये जो मेडिकल बेनिफिट है ना, ये सिर्फ आपको ही नहीं मिलता है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी मिलता है। देखो, भगवान ना करे ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हार्श रियलिटी की तरफ देखो तो यार हर एक इंसान बीमार होता है। ठीक है, और क्योंकि देखो, बीमार होता है और हॉस्पिटल में, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाओ, वो लाखों का खर्चा एक बार में अड़ा देते हैं। ठीक है, भर दो, कर दो पेमेंट। तो उसके लिए ना एसबीआई ना आपको 100% तो आपके लिए देता है कि भाई आपको कहीं से भी, अगर आपने बोला ना कि यार मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे दवाई लानी है, क्लेम कर लो, मिल जाएगा आपको उसका पैसा। आप कोरोना टाइम में वैक्सीन लगवा रहे थे, ठीक है, तो उसका पैसा एसबीआई भरता। ठीक है, तो 100% आपका मिलेगा और आपके फैमिली मेंबर्स का 75% वो देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को या उनके फैमिली मेंबर्स को क्रॉनिकल डिजीजेस हो जाती हैं, तो एसबीआई उसका पेमेंट करता है। ठीक है, तो होप कि यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। और आपने वो देखा होगा, आपने वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो अपना ब्रीफ केस ओपन अप करके दिखा रहे हैं कि देखो ये चीजें मिली है मुझे यहाँ से। पूरी किट जो मिलती है एसबीआई की, कितनी प्राउड फील होती है। ठीक है, उसमें आपका आईडी कार्ड होता है, आपकी डायरी होती है, कितनी सारी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उन चीजों को इमेजिन करो ना, वहां से आती है मोटिवेशन। आप सोचो आपको करना क्या है। ठीक है, डिपेंड, मेन चीज क्या है आपके लिए, आप कर क्यों रहे हो, आपको सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। देखो ये वीडियो बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आप प्रिपरेशन के नाम पे उन्हें देखते रहो, क्या दिक्कत है। कहीं ना कहीं तो ऐड ऑन होगा ही वो आपके प्रिपरेशन में, लेकिन क्या आप इसे सिलेक्शन दे पाओगे? अपने आप से पूछो ना, आप इसे सिलेक्शन दे पाओगे क्या? आपको पता है डीप डाउन, आप सब जानते हो, लेकिन एक्ट करना तो आपके ऊपर ही है ना। चलो ठीक है, अब देखो मेन चीज, आपको ये सारी चीजें आई गेस आपको और सारी जगह तो नहीं पता चलेंगी, लेकिन मी बीइंग मी, मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। देखिए जी, बात है कुछ ऐसी कि ये आपके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, देखो क्या, ये जो होती है ना ट्रेंड अप्रेंटाइसशिप मिलती है आपको एसबीआई की। ठीक है, एसबीआई की आई गेस फ्री होती है वो, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसमें कुछ महीना, आई गेस 2 महीने काम करना होता है, जितना मुझे अच्छे से याद आ रहा है। अगर कोई, देखो ये मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ, आप इसे गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो भाई आपको अप्रेंटाइसशिप मिलती है एसबीआई की तरफ से, और अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट करा हुआ है, आपके पास, आपको उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपको मिला हुआ है तो आपको ना 5 नंबर के ग्रेस मार्क्स मिलता है, 5 मार्क का। आपको 5 मार्क का ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। मतलब सपोज आपके 72 आए हैं तो आपके 5 जुड़ के 77 हो जाएंगे। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, ये आपको मेंस में होता है, मेंस में मार्क्स एड ऑन होते हैं। ठीक है, तो गेटिंग द पॉइंट ना। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट ना, आपको सेक्शनल टाइमिंग होती है इसमें, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। सेक्शनल टाइमिंग होती है मतलब कि भाई मैथ्स में मुझे इतना ही टाइम मिलना है, रीजनिंग में मुझे इतना ही टाइम मिलना है, इस तरह से चलता है। और ये चीज प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही होता है, सबका टाइम फिक्स होता है और आप उस टाइम पे उसे ही कर सकते हो, वैसा वाला। तो आपको, चलो आगे हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, तभी आपको बाकी चीजें बताते हैं। नेक्स्ट चीज ना, मेरिट जो बनती है वो मेंस पे बनती है। आपको पता है आपके 2 राउंड होते हैं बेसिकली। फर्स्ट आपका होता है प्रीलिम्स, ठीक है, सेकंड आपका होता है मेंस, और थर्ड होता है इंटरव्यू,
जो कि आपका क्लरिकल में नहीं होता। पता बहुत सही चीज लगती है मुझे कि एटलीस्ट क्लरिकल में आपको इंटरव्यू नहीं देना। जो जो लोग थोड़े से होते हैं ना, इंट्रोवर्टेड होता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, कुछ भी फ्लस्टर हो जाता है एकदम से, तो ब्लैबर करके कुछ भी बोल देते हैं, फिर लगता है शिट यार ये चीज नहीं बोलनी थी। तो कॉन्फिडेंस तो आपको जॉब करके भी आ जाएगा, ठीक है, आप पीओ के लिए फिर अप्लाई कर सकते। तो पहले एक बेसिक जॉब लेना, स्टेबल होना जरूरी है। तो देखो भाई, प्रीलिम्स में आपकी सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए और कुछ नहीं। प्रीलिम्स में आपको पास होने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे 100 ऑन 100 लाना है। आपको बस पासिंग मार्क्स लाने हैं। जितना अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उससे आप 10 नंबर ऊपर लेके चलो, आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज मेंस। बच्चे मेंस में आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आपको कोशिश करनी है फुल ऑन फुल लाओ। और मेंस मुश्किल होता है प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स होता है बेसिकली गधे घोड़े को अलग करने के लिए, ठीक है। अब माइंड मत करना बच्चा मेरी लैंग्वेज, लेकिन आप चीजें समझो। हर एक इंसान में एक काबिलियत होती है कि वो एक इंसान इस चीज में अच्छा है, एक इंसान इस चीज में अच्छा है। अगर मैं पढ़ाने में अच्छी हूँ तो बहुत ऐसा मतलब कंपल्जन नहीं है ना कि मैं मेहंदी भी अच्छी लगाती होंगी, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। लेकिन हर एक इंसान की एक स्पेशलिटी होती है, राइट। तो देखो बच्चा, प्रीलिम्स में इजी आता है, मेंस थोड़ा मुश्किल होता है, और मेंस के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनती है। सपोज मैंने बोल रही हूँ एक बच्चा का प्रीलिम्स में आए हैं 75, ठीक है, प्रीलिम्स में ऑन 100, 120 का होता है वैसे शायद, और इसके मेंस में आए हैं 200 में से सपोज मैंने बोला 90, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे उसके अच्छे मार्क्स आए हैं या गंदे आए हैं, यहाँ पे सिर्फ पास होने से मैटर है। मतलब पास है, बढ़िया है, पास नहीं है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मेंस में आप जितने बढ़िया मार्क्स स्कोर करोगे, आपको उतना ही ज्यादा अच्छी रैंक मिलेगी। और हाँ, मेरिट से ना बहुत सारी चीजें डिफाइन होती है, सिर्फ ये नहीं कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बच्चे मेंस में ना देखो कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि आपको मेंस में अच्छे स्कोर करने हैं। रीजन बीइंग, देखो भाई, सबसे पहला रीजन, मैं पहले सब कुछ रफ कर रही हूँ, ठीक है, होप आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट चीजें तो वैसे यहाँ है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहला रीजन होता है कि आपको ना मेरिट की वजह से होता है कि आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, ठीक है। अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ होती है एकदम बढ़िया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, कुछ ब्रांच होती है कि वो रूरल एरियाज के काइंड ऑफ सिचुएटेड है आसपास में, कुछ होते हैं कि जो नॉर्मल सिटीज में सिचुएटेड है। तो वो डिपेंड करता है आपकी मेरिट पे। तो आप किधर कौन सी ब्रांच में शिफ्ट हो रहे हो, किस जगह की ब्रांच में, बेसिकली लोकेशन। सेकंड चीज क्या होती है ना, सेकंड चीज फिर से लोकेशन के बारे में ही होगी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपकी चॉइस कौन सी लोकेशन पे थी। अगर आपकी तगड़ी आई है ना मेरिट, अगर तो वो आपके चॉइस का कोशिश करेंगे भाई नहीं अपने चॉइस का दे दो। स्पेशली अगर आप लड़की हो, लड़की होने का इसमें फायदा है क्योंकि ना लड़कियां अपने घर के पास थोड़ा सा तो सेफ फील करती है ना, क्योंकि आपको पता है इस टाइम का कितना गंदा इन्वायरमेंट हो चुका है लड़कियों के लिए, क्यों कहीं पे भी सेफ फील नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो चॉइस वो कोशिश करते हैं कि लड़कियों को दे, लेकिन स्टिल मेरिट वाली अप्लाइज टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। कि अगर आपकी अच्छी खासी मेरिट आई हुई है तो वो कोशिश करेंगे आपकी जहां पे आपने लोकेशन के लिए अप्लाई कर रखा है उसी के आसपास दे दे आपको, ठीक है। और ऑब्वियसली सिलेक्शन, और ना अगर ऐसा होता है कि आपकी मेरिट लिस्ट में काफी नीचे नंबर है, तो कभी कभी ना वो आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं कि अभी हमारे पास इतनी वैकेंसी नहीं है, आप कुछ टाइम बाद आना, हम आपको जॉब देंगे, ऐसे वाला। फिर जब हमारे पास वैकेंसीज होगी हम आपको बता देंगे, ऐसे वाला। तो वेटिंग लिस्ट से अगर आप बच सकते हो, अगर आप उसमें तगड़ी अपनी मेरिट लिस्ट ले आओ, ठीक है। तो ये है कुछ चीजें जो कि आपको पता होने चाहिए। और ये मुझे ना ट्रेंड अप्रेंटिसशिप वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप न्यूबी हो ना, आपने अभी कॉलेज में जाना स्टार्ट करा है, आपके पास अभी टाइम है, तो आप ना इसके लिए अप्लाई करो। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो आपको 5 नंबर जो मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगे आपके लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है, ठीक है। तो नाउ इट्स क्लियर, मूविंग फॉरवर्ड। देखिए ये आपका ऐसा कुछ प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न होता है, जरा इस पे ध्यान देंगे। देखिए क्या है ना, आपको इसमें से 3 ही सब्जेक्ट होता है, जनरल अवेयरनेस आपके पास नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें मैथ्स में आपको 3.25 घंटे देने हैं, बाकी आप देख लो आपको किसमें कितना टाइम देना है। लेकिन मैं आपको कहूँगी जनरल अवेयरनेस ना आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ना बहुत ईजी सा होता है। देखो मतलब जो लोग नहीं रट पाते उनके लिए मुश्किल होता है, मैं इतना ज्यादा अच्छे से नहीं रट पाती हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है ना किसी भी चीज के बारे में, तो आप वो कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा इस पे टाइम ज्यादा देना पड़ता है जनरल अवेयरनेस में, मेंस का बात है। लेकिन वो अभी प्रीलिम्स पे क्या ध्यान देना है, देखो हमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर में 20 मिनट होती हैं, ठीक है।
इंग्लिश में आपको सेक्शनल टाइमिंग होती है, ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वरना इंग्लिश में बहुत तगड़ा टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बिंग इंग्लिश यार इजी होती है, ठीक है। और फिर आता है आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिकली क्वांट्स की ही बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं 35 नंबर के 20 मिनट पे, ठीक है। इतनी क्या खुशी हो रही है, प्रेस है? हाँ ओ चलो, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास आता है रीजनिंग एबिलिटी। भाई 35 नंबर के 35 क्वेश्चन 20 मिनट आपको मिलती है। तो आप देख सकते हो कि रीजनिंग और पॉइंट्स में आपके पास 35 क्वेश्चन 20 मिनट में है, लेकिन आप देख लो मार्क्स भी यार इसमें ज्यादा ही मिल रहे हैं आपको, लेकिन टाइम का है थोड़ा, तो आपको यहाँ पे स्पीड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। प्रीलिम्स में स्पीड तो भाई चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको उसमें 1 घंटा दिया था स्पीड मैथ्स में, आपको उसमें टाइमर लगाना है, ठीक है। और टाइमर का ना आपको, अगर आप देखो, चलो ये टाइमर वाली चीज ना एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आने वाली है, उसी टाइम पे मैं आपको टाइमर का पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगी ना, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब एक चीज बताओ, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपको ये पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको मेरी हेल्प करनी है, ठीक है, मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। मुझे भी तो मोटिवेटेड फील होना चाहिए ना यार। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आपका ये मेंस का एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से आते हैं। देखो रीजनिंग आती है आपकी, 50 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, 45 मिनट्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे। ये ना आपको ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि यार प्रीलिम्स के बाद अल्टीमेटली आपको मेंस के लिए ही प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमें निकालना है एग्जाम, इसमें सिलेक्शन चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको जर्नल इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश के देखो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स, बहुत तगड़े मार्क्स आ सकते हैं इसमें, आपको टाइम भी अच्छा है, मार्क्स भी अच्छा है, सब अच्छा है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का सबसे कम मार्क्स का है इसमें। और पॉइंट्स के लिए फिर से सेम, यहाँ पे देखो पॉइंट्स के ना मार्क्स कम दे रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन तो 50 ही है, लेकिन 50 नंबर के 45 मिनट्स हैं। बल्कि आप अगर यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी में देखोगे तो भाई 50 क्वेश्चन है 60 नंबर के हैं। तो रीजनिंग कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कुछ बच्चे होते हैं ना, मैं खुद कहीं ना कहीं एक टाइम पे, मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए मैं एकदम स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि जैसे कि एसएससी है और बैंकिंग है, तो दोनों का काइंड ऑफ सिलेबस सेम है, काइंड ऑफ जैसे कि आप एसएससी की बात करोगे तो वहां पे एडवांस मैथ्स आ जाती है, बैंकिंग की बात करो तो एडवांस मैथ्स नहीं है, नॉर्मल ही है, अरिथमेटिक वगैरह सारी चीजें। लेकिन अगर आप जॉब के बारे में बात करो तो उसमें थोड़ा सा होता है, जैसे कि एसएससी में ना काफी अल्यूरिंग से जॉब्स होती है, जैसे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलोगे, लेकिन ना एसएससी में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, उसमें ना वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, आपको ना वेटिंग टाइम भी बहुत लंबा हो जाता है, मतलब अगर आप एक बार वेटिंग लिस्ट में चले गए तो आप लंबे के लिए गए, मतलब आपको 2-3 साल लग जाएंगे। अगर आप वेटिंग टाइम देखोगे ना, उसमें सिलेक्शन में 2 साल लग जाते हैं, मतलब आप सेलेक्ट हो गए एसएससी में, और कई बार ऐसा होता है कि 2-2 साल कैंडिडेट बैठे हुए, सेलेक्ट बैठे हुए, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, फिर भी घर पे बैठे हुए, क्योंकि उनके वेट करने के लिए बोला गया कुछ टाइम बाद आपको जॉब मिल जाएगी। बैंकिंग में वो चीज नहीं है, बैंकिंग में आपको 10 महीने के अंदर अंदर जॉब आपके हाथ में होगी एग्जाम क्लियर करने पर, ठीक है। तो बहुत तगड़ा, मतलब बहुत प्यारा सिलेक्शन प्रोसेस है बैंकिंग में, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप कंफ्यूज हो एसबीआई और मतलब आई मीन बैंकिंग और एसएससी में। यहाँ पे इसके बाद देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो भाई 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर है और 35 मिनट है। अगर आप देखोगे तो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों में ही 35 मिनट है, लेकिन ये 50 नंबर का वो 40 नंबर का है। रीजन भी इंग्लिश में आपको थोड़ा सा रूल्स मेमोराइज करने होते हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ये रूल इधर आएगा या इधर आएगा, ग्रामेटिकल रूल्स। लेकिन जनरल अवेयरनेस में तो सारा कुछ रटा रटाया होता है ना, याद है तो कर लोगे, नहीं याद है तो क्या करोगे, कभी कभी तुक्के भी लगाने पड़ जाते हैं। तो भाई 2 घंटे 40 मिनट का एग्जाम होता है, एक सिटिंग में ही आपको एग्जाम देना होता है, प्रीलिम्स का भी और ये भी, ये नहीं कि बीच में ब्रेक आप ले सकते हो, नहीं ले सकते। 200 क्वेश्चन होते हैं, 190 आई मीन 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, वेटेज मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कुछ बढ़िया सी चीज। देखो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चा, हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्डवर्क नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाती हैं चीजें, लेकिन आप सिर्फ हार्डवर्क से इस टाइम पे एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, यू नीड टू एक्ट स्मार्ट। और आप स्मार्ट ऑलरेडी हो, लेकिन
एक्ट तो करो ना, दिमाग का यूज करो। देखो ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है आपके लिए। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं रेड वाली, ये हाईएस्ट कट ऑफ आती है इधर की, और इधर की लोएस्ट कट ऑफ आती है, और ये मैंने पूरा एनालाइज करके मैं बता रही थी, सारा डेटा कलेक्ट करा है। देखो क्या है ना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ की कट ऑफ बहुत तगड़ी जाती है। कट ऑफ मतलब मैं बोल रही हूँ पासिंग मार्क्स, ठीक है। यहाँ की पासिंग मार्क्स बहुत ऊंचे जाते हैं कि आपको बहुत और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये ना मैंने जर्नल के लिखी हुई हैं, मैं जर्नल के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। आपको पता है कि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन, SC ST को मिलता है, और बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है EWS को, ठीक है। मैंने जर्नल का लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र में 86.5, देखो कितनी तगड़ी है ना, कट ऑफ बहुत सी हैं। तो अगर आप यहाँ इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आई वुड एडवाइज यू, देखो वैसे तो देखा जाए कि, तो अब देखिए कट ऑफ की अगर आप देखो, अगर आप इन सारी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इन सारी स्टेट से अप्लाई मत करो। आप जो अपना अप्लाई कर रहे हो वो कुछ ऐसी रखो जहाँ की आपको लैंग्वेज भी आती हो, ताकि आपको वहां रहने में प्रॉब्लम ना हो, सिलेक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। और प्लस ऐसी स्टेट से अप्लाई करो जो कि उसकी ना कट ऑफ थोड़ी कम हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लद्दाख की बहुत कम है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो लद्दाख से करो। लद्दाख को अगर आप करोगे तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो अगर आपके 86 की यहाँ से आपकी स्टेट में कट ऑफ है, या मैंने बोला 85 है, 84 है कट ऑफ, और आपने सपोज मैंने बोला 80 स्कोर करा, तो आप यहाँ से तो रह ही जाओगे ना, अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी रह जाओगे, ठीक है। तो इन सारी स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उनकी लोएस्ट कट ऑफ रहती है, कट ऑफ आप देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से देख के कोई भी स्टेट में अप्लाई कर दो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये हमने स्मार्ट वर्क करा। अब आगे चलिए, चलो। तो अब हमने क्योंकि इतनी सारी चीजें ऑलरेडी देख ली हैं भाई, हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। हमने कट ऑफ्स देख ली हैं, हमने देख लिया हमारे चैप्टर सिलेबस कितने आने हैं, कौन से चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटाइज करना है, किस तरह से कितने घंटे हमें पढ़ने हैं, किस तरह से टाइम को ब्रेकआउट करना है। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर अप कर ली हैं, और उसके साथ साथ हमने देख लिया है कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि आपको नॉर्मली नहीं पता चलती हैं, किस तरह से आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर आप कोई क्या बोलते हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, जैसे कि मेंस में आपकी कट ऑफ मेन डिसाइड होती है, ठीक है। मेंस के थ्रू आपको मेरिट मिलती है, कितनी सारी अच्छी चीजें हमने देख ली हैं। लेकिन अब मेन चीज फिर भी वही आती है कि सारा स्टडी पैटर्न बनाने के बाद भी एकदम डिटेल में कवर करने के लिए हमें पता होना चाहिए मुझे एक चैप्टर को किस तरह से करना है। मैंने परसेंटेज उठाया, मैं उसे किस तरह से पढ़ूंगी, क्या मैं डायरेक्टली बुक खोल के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूं, या फिर मैं सीधा सिर्फ वीडियोज से पढ़ूं कि सर करा रहे हैं क्वेश्चन मैं भी करूं, क्वेश्चन मैम करा रही है क्वेश्चन मैं भी वही सेम क्वेश्चंस करूं। देखो सुनो, डिपेंड्स कि आपका लेवल क्या, आप पढ़ कैसे रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप, ठीक है। सबसे पहले लेवल में आपको क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स को बहुत ही तगड़े तरीके से क्लियर करना है। सबसे पहला लेवल, अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है आप आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप क्या करो, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो ना, आप कोई भी क्लास देख रहे हो उसके बेसिक्स का क्या मतलब है, सबसे पहले वो सुनो। भाई मैं परसेंटेज कर रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए परसेंटेज कन्वर्जन कैसे होता है। मतलब मैंने बोला 50% तो उसे 1/2 लिखूंगी ना मैंने बोला 33.33% तो उसे 1/3 लिखूंगी। मैंने बोला 12.5% क्या लिखूंगी, 1/8 लिखूंगी, ठीक है। तो ये मुझे कन्वर्जन आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि परसेंटेज बेसिकली निकालते कैसे हैं। मैंने बोला इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में करो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करो, या फिर मैंने बोला 20% मोर देन दिस, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है किसी चीज का 120%। ये बेसिक्स है, बेसिक्स क्लियर करो। क्लासेस लो टॉपिक वाइज, कोशिश करो टॉपिक वाइज क्लासेस लेने की। अगर लग रहा है कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं तो कोई भी हो सकता है, देखो हो सकता है मेरी वीडियो भी आप 2x पे देख रहे हो, ठीक हो, टाइम सेव करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इसे 2x स्पीड पे करो, 2x स्पीड पे ज्यादा हो जाता है तो 1.5x पे देखो, तो आप जल्दी क्लास कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखो हॉच पॉच नहीं होना चाहिए, दिमाग में समझ आना चाहिए। नेक्स्ट चीज, ये चीज कब करो, जब आप बिगिनर हो। बिगिनर मतलब आपको भाई मुझे पता ही नहीं, मुझे परसेंटेज होता क्या, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मैथ्स वीक थी, मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं समझ आती है, तो भाई मैं क्या करूंगी, मुझे भाई क्लियरिटी करनी है अपने बेसिक्स की, और मुझे क्लासेस लेनी है स्टार्टिंग की 4-5, और उसके बाद जब मुझे समझ आ जाने लग जाएंगे क्वेश्चंस, तो मैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे बढ़ सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज ऑलरेडी आती है तो आपको सीधा कहाँ से, आपको सीधा वन शॉट से स्टार्ट करना है। वन शॉट देखो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तब भी आप सीधा वन शॉट देखो, आपको सारी चीजें रिवाइज होंगी। आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, आप अपनी बुक से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो।
क्योंकि अगेन स्क्रीन टाइम अपना अवॉइड करो, कम करो, क्योंकि स्क्रीन टाइम से आपकी हेल्थ पे बहुत गंदा इफेक्ट आता है, प्लस आपका टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है, आपको पता है ना। फिर आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं, और मॉक टेस्ट जैसे आपने देने स्टार्ट कर दिया, मैंने परसेंटेज कंप्लीट करा, मैं परसेंटेज का मॉक टेस्ट लगाऊंगी। अब मुझे उसमें पता है कि भाई मैंने एक्चुअल में 10 में से, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 10 में से मैंने 6 मार्क्स करे हैं, लेकिन जो 4 है ना, 4 क्वेश्चन मेरे गलत गए हैं और उसकी वजह से मेरा 1 नंबर सीधा कट गया है, तो मेरे 10 में से 5 मार्क्स आए हैं पहली बार में। ठीक है, तो मैं एनालाइज कर रही हूँ कि अच्छा 4 गलत गए हैं, क्यों गए हैं, कहाँ गलती हुई है, इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या था जो कि मुझे समझ ही नहीं आया, या मुझे समझ आया लेकिन मैंने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, और वो कैलकुलेशन में गड़बड़ क्यों हुई है, ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनालाइज करना है और उनके नोट्स बनाने हैं। सपोज मैंने बोला कि मुझे क्वेश्चन मिला कि मुझे ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो मैं वहां पे साइड में ऐसा नोट बनाऊंगी कि भाई ये वाला क्वेश्चन में क्या करना था और मैंने क्या कर दिया, वो नोट बनाऊंगी छोटा सा। ठीक है, कहानी नहीं लिखनी है। और उसके बाद रीस्टोर करना है, मतलब रिपीट करो, नहीं पसंद आ रहा चैप्टर दोबारा करो, इंपॉर्टेंट हो तब। अब आपका एक चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है नहीं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आना, आप उसे 6 बार करके बैठो, क्या फायदा है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को बार बार करो। ठीक है, होप एवरीथिंग इज क्लियर। ये आपको मैं बता दिया किस तरह से पढ़ने हैं। अब आते हैं मेन चीज पे। देखो मैंने आपको कितना सारी चीजें बताई हैं अब तक, उनमें से मेन चीजें देखो। आपका मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, राइट, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 से 20 नंबर का आपका प्रीलिम्स में आने वाला है। ये चैप्टर की मैंने मास्टर क्लास ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, 1.5 घंटे की, आई गेस 1.5 से 1 आवर 45 मिनट, 1 आवर 30 मिनट अराउंड इसी की है। तो वो सिंप्लीफिकेशन की मास्टर क्लास है, आप सर्च करोगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन मास्टर क्लास बाय मिस वंशिका, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मास्टर क्लास में आपका सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ इन द सेंस, अब अगर आप वो भी नहीं देख रहे हो, आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो ना, या किसी और की वीडियो से देख के प्रिपेयर कर रहे हो, आप वही रखो जो मैंने उसमें समझाया हुआ है ना, वो मैंने बहुत सोच समझ के वीडियो डिजाइन करी हुई है। उसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें देखो क्या है ना, सबसे पहले आपको सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स आनी चाहिए चैप्टर करने के लिए। कैलकुलेशन आपकी तगड़ी होगी तभी आपको चैप्टर करने में मजा आएगा। और देखो मैथ्स ना बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, इसे मजे के साथ पढ़ो, स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। तो कैलकुलेशन ट्रिक्स में मतलब आपकी मल्टीप्लाई की क्या ट्रिक होती है, मैंने प्लस माइनस की ट्रिक नहीं रखी है, देखो वो आप खुद भी कर सकते हो, वो आपको जैसे जैसे आप करोगे आपको आ जाएंगी, वरना उसकी छोटी सी वीडियो बना देंगे, पर उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, याद कैसे रखते हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स जो कि आपको नॉर्मली नहीं दिखती हैं, वो आपको वहां मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो, आई गेस उसमें 150 तक इंक्लूडेड है, 150 तक नंबर्स के आप स्क्वायर्स किस तरह से निकाल सकते हो। अब मैं जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आप 9 मतलब 1000 तक के स्क्वायर्स एक ही ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हो, वो आएगी वीडियो। स्क्वायर्स आप निकाल सकते हो उसमें 150 तक के। ठीक है, और उसमें आप क्यूब रूट किस तरह से निकाल सकते हो, सॉल्व कैसे कर सकते हो, स्क्वायर रूट किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ये सारी पहले ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स के बाद आपको टाइप वाइज सारे ही सिंप्लीफिकेशन के टाइप्स गिवन है, कि मतलब अगर रूट में गिवन है किस तरह से सॉल्व करने वाले हो, आपको सारे ही टाइप्स। ठीक है, आपको पावर वाले क्वेश्चन है उन्हें किस तरह से करना है, डेसिमल वाले सारे टाइप्स इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। बेसिकली मास्टर क्लास है, काफी हेल्पफुल रहेगी वो आपके लिए। ठीक है, उसका 1 शॉट है। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का भी 1 शॉट आपके पास है, 1 घंटे के करीब का है, वो छोटा ही है, ज्यादा लंबा नहीं है। अगर आपको बेसिक्स आते हो तभी आप उसे देखो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। फिर PYQs ऑलरेडी बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स के ऑलरेडी हैं चैनल पे, मैंने भी वीडियो डाल रखी है, और नॉट श्योर लेकिन हो सकता है मीनाक्षी मैम ने भी डाल रखी हो। ठीक है, तो आप जो पसंद है उससे पढ़ो। ठीक है, पढ़ना आपका काम है, राइट। तो अब ना बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, 1 शॉट भी आने वाला है, क्लासेस वाइज भी आएंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस आने वाली है हर एक चैप्टर की। स्पेशली देखो सारे देखो नंबर सीरीज का डन है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का डन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डन है, और अरिथमेटिक के भी कुछ चैप्टर्स डन है 1 शॉट में भी और क्लासेस वाइज भी। तो अब क्या करना है ना, अब मैं आपके लिए 1 शॉट लेके आने वाली हूँ ताकि आपको हर एक चीज का अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो उन 1 शॉट के लिए आपको ट्यून रहना, मतलब बेसिकली चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, और ना मुझे कमेंट्स में बताओ यार, तुम लोग कमेंट्स नहीं करते। ठीक है, देखो
हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें चल रही हो, ठीक है, बहुत सारे चांसेस हैं। हो सकता है आप साथ में जॉब कर रहे हो सकता है आपको घर के काम करने पड़ते हो सकता है भाई देखो हर एक इंसान की फैमिली सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, घर पे बहुत बार बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, हर एक इंसान की लाइफ में होता है वो, हर एक इंसान की लाइफ में। लेकिन आप ये चीज सोचो कि इन सारी चीजों को ही तो बेटर करना है, जिन प्रॉब्लम से हम इस टाइम पे गुजर रहे हैं उन सारी चीजों को ही तो बेटर वे में लेना है हमें, ताकि उन सारी प्रॉब्लम्स को हम खत्म कर पाए, अपने मम्मी पापा को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर पाए, खुद अपनी ड्रीम लाइफ जी पाए। इसलिए तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, है ना। तो उन चीजों को दिमाग में रखते हुए चलो, लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि अपने आप को उसमें नहीं खोना है कि भाई मैं 15-15 घंटे पढ़ रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कब सो रही हूँ कब जाग रही हूँ, मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ, मैं इरिटेटेड हूँ, अपनी फैमिली वालों पे भी चिल्ला रही हूँ, खुद पे भी मैं अपना गुस्सा उतार रही हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है ना। तो देखो आपको प्रोडक्टिव रहना है, रश नहीं करना है, जल्दी जल्दी में कोई चीजें मत करो, जल्दी जल्दी में करोगे वैसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हर, ठीक है। मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के तरीके आपको आने चाहिए, किस तरह से आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, फ्री माइंडसेट से रखो, या फन एक्टिविटी की तरह लो ना, मैथ्स तो वैसे भी बहुत इजी चीज है, ठीक है। तो कभी कभी दिमाग खराब करता है लेकिन कभी कभी, हमेशा थोड़ी ना, आप उसे थोड़ा सा ध्यान दोगे आप इजीली कर पाओगे। तो आपको प्रोडक्टिव रहना है, प्रोडक्टिव रहना है मतलब मैंने बोला मुझे 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं, अगले 5 मिनट भले ही मैं फ्री ले लूं लेकिन उस 5 मिनट को कोशिश करो 10 मिनट में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देखो नेक्स्ट चीज भाई स्ट्रेस नहीं लेना, ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस नहीं लेना। अब मैं तो बोल रही हूँ आप तब भी लोगे, ठीक है। देखो सेलेक्ट हूं या नहीं हूं, स्ट्रेस लेने से तो कुछ नहीं बदलने वाला, ये हो सकता है कि ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आपको तो सेलेक्ट होना है, स्ट्रेस किस बात का। और पता है स्ट्रेस लेने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो जो कि एक्चुअली में इफेक्टिव है। सबसे पहली चीज हैव फन, ठीक है। हाँ गलत वे में नहीं जाना है, फोन नहीं चलाना है आपको, ना ना। हैव फन का मतलब है बेसिकली जो भी चीज आप कर रहे हो उसे एंजॉय करो। आप मैथ्स पढ़ रहे हो उसे एंजॉय करो, ऐसे लोग कि भाई गेम खेल रहा हूँ मैं तो ये कितनी जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक है, वैसे नहीं ले पा रहे हो तो भाई देखो अपना ना कोई एक्टिविटी बना लो पर डे की, और मैं चाहूंगी कि आप वो फिजिकल एक्टिविटी बनाओ। मतलब भाई मुझे आधा घंटा दिन में बैडमिंटन खेलना है, मुझे आधा घंटा तगड़ी रनिंग करनी है, मुझे जॉगिंग करनी है, या मुझे डांस करना है बंदरों की तरह कूद के उछल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ एंजॉय करनी है हमें अपनी, ठीक है। तो दिन का आधा 1 घंटा ऐसा रखो कि भाई मजे में रहने का, सारी चीजें कहीं तेले ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो हैव फन वंस इन अ वाइल, मतलब वंस इन अ डे हैव फन, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। नेक्स्ट चीज आपको अपनी ना हेल्थ पे ध्यान रखना है भाई, भाई जान है जहान है, तुम बीमार पड़ गए क्या ही करोगे, ठीक है, हेल्थ प्रायोरिटी रखो अपनी। नेक्स्ट चीज हैव फन तो भाई बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट चीज ना आपको पानी, जल ही जीवन है, पानी पियो बहुत सारा दिन में, ठीक है। मैं जिस टाइम पे वीडियो शूट कर रही हूँ मेरी पानी की बोतल लिटरली आधी से कम हो चुकी है, मुझे अभी भी प्यास लग रही है। आप जैसे जैसे पानी पियोगे ना आपकी खुद को बॉडी उसी अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेगी। तो भाई पानी पियो और थोड़ा थोड़ा पानी पियो, ये नहीं एक बार में 1 गिलास पी के और बाथरूम में रहोगे वरना, ठीक है। तो नहीं सीरियसली, तो यहाँ पे पानी पानी आपको पीना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है, हो पाए तो। देखो मेडिटेशन इज नॉट अ कप ऑफ एवरीवन्स, इज नॉट अ टी ऑफ एवरीवन्स कप, मतलब मेडिटेशन हो सकता है हर एक इंसान को नहीं पसंद आए, लेकिन अगर आप सही में करना स्टार्ट करोगे ना, अगर आप बहुत जल्दी एंग्जियस हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो, आप इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हो, या फिर आप गिव अप कर देते हो चीज़ों पे, बेसिकली एक जगह पे टिक के रहने में, मतलब नहीं भाई मुझे इधर रहना है तो मुझे इधर रहना है, शांतली काम माइंड के साथ। मेडिटेशन ऑनेस्टली बहुत हेल्प करती है। और मेडिटेशन ना आती नहीं है कुछ मत करो, बस किसी भी चीज का जाप करो, डजेंट मैटर आपके रिलीजन क्या, आप हिंदू हो मुस्लिम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप कोई ना कोई भी एक लाइन मंत्र कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ ओम, तो बस ओम पे ध्यान दो, ओम की स्लाइड बना लो, जैसे कि ना मैं क्या करती थी कि ओम कर रही हूँ ना ओम, ऐसे ही सोचो कि आप स्लाइड से जा रहे हो, ऐसा। तो कुछ भी आप इमेजिन करो और उसी चीज पे ध्यान रखो। आप दिन में 10 मिनट भी कर रहे हो ना, आपको बहुत इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा उसका, और मेमोरी ब्लेसिंग्स। चलो, तो
इसी के साथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप जल्दी से बहुत अच्छी जॉब में सेलेक्ट हो जाओ, अपनी ड्रीम जॉब को ले पाओ और बढ़िया से मेहनत के साथ पढ़ो, क्योंकि तभी ये पॉसिबल है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।